तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है आज का हमारा क्या, स्टेबिलिटी। ओके, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए बच्चों? आज का हमारा ये टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मीन्स इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कि स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस गिवन बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट। समझ गए बच्चों? मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही इसको अच्छी तरह से, फिर भी मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि जैसे एक कॉम्प्लेक्स है, एम बन रहा है ये मेटल आयन से, कि एन इसमें लिगैंड मिल रहे हैं, और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बना एम एल एन। तो के एस इक्वल टू एम एल एन का एक्टिव मास अपॉन में एम, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह से लिगैंड का एक्टिव मास। तो ये है यहाँ पर के एस जो है, यही है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो स्टेबिलिटी जो होती है, समझ गए बच्चों, ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी के एस। इस तरह से कि जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की। कि जितना ज़्यादा, जैसे हम ये कहें कि K3FeCN होल 6 है ना, अगर आप इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखें तो कितना होता है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका Ks है, ठीक है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10⁻43 के आसपास आती है। ठीक है, और अगर आप एक K4FeCN होल 6 की बात करें, ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करें, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू मैं पूरी लिखे दे रहा हूँ करेक्ट इसको अच्छी तरह से, ये है। तो के एस इसका जो वैल्यू होता है, ये होता है 7.69 इंटू 10⁻43, और इसका जो के एस है दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स का, K4 वाले का, ये है 1.8 इंटू 10⁻6। तो आप देखेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल हुआ बच्चों। तो अब मैंने अभी आपको ऊपर लिखा है कि जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम बात करें, ये है, ठीक है, तो इसमें जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा देन सेकंड के। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्सेस के स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स पता हो तो हम उन कॉम्प्लेक्सेस की क्या बता सकते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी। इस तरह से हमने ये कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी के बारे में देखा। अब हम आते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को इफेक्टेड करते हैं। जैसे पहला फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों, कि कौन कौन से फैक्टर्स में आपने देखे होंगे। तो जैसे पहला होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगैंड के बीच में एक कोऑर्डिनेशन भी है और एक अट्रैक्शन भी है, प्लस माइनस का। तो सीधी सी बात है कि अगर मेटल आयन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो लिगैंड को ज़्यादा टाइटली क्या करके रखेगा, बांध के रखेगा, और ऐसे में कॉम्प्लेक्स की थर्मल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सीधा सा ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स directly proportional to the oxidation number means charge।
समझ गए बच्चों, ऑफ मेटल एटम। कि ज़्यादा है तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे अभी आपने देखा FeCN6 है ना, 3 माइनस बहुत ज़्यादा स्टेबल है FeCN6 4 माइनस। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका +3 स्टेट है और यहाँ इसकी कितनी है, +2। यही रीज़न है कि इस तरह से 2+ से ज़्यादा स्टेबल है 3+ वाला कॉम्प्लेक्स। ऐसे कोई भी आयन का अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कोबाल्ट के ले लो, है ना, या आयरन के कॉम्प्लेक्स ले लो, कोई भी ले लो आप, उनमें भी आप इसी तरह से चार्ज के बेस पर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरा है आयनिक साइज ऑफ मेटल आयन। ठीक है, कि जो मेटल आयन है उसकी आयनिक साइज पे क्या डिपेंड करेगा। तो ध्यान रखें कि यहां पर अगर आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आयनिक साइज ऑफ मेटल आयन। कि जितना छोटा मेटल आयन होगा बच्चों कॉम्प्लेक्स में, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। मीन्स अगर हम ये कहें कि यहाँ पर एक सीरीज में देखें, किसी भी सीरीज में, फर्स्ट सीरीज की बात ही करूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो क्रोमियम 2+ है तो इससे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेंगे Mn2+ से, इससे ज़्यादा स्टेबल बनेंगे Fe2+, इससे ज़्यादा स्टेबल बनेंगे कोबाल्ट 2+, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा निकल 2+, इससे ज़्यादा है Cu2+, इस तरह से, और इससे ज़्यादा स्टेबल होगा जिंक 2+। इसको बोला जाता है बच्चों इरविंग विलियम्स सीरीज। समझ गए ना, मतलब यहाँ पर ये है कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि ये कहूँ कि CrH2O होल 6, ये है +2, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा MnH2O होल 6 +2। इससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों, H2O का आयरन के साथ +2। इससे ज़्यादा, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा COH2O होल 6 +2। और इस तरह से हम एक निकल तक देखें तो इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये इनकी स्टेबिलिटी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जितना छोटा कैटाइन उतना ही ज़्यादा उसके द्वारा बनाया गया कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा बच्चों। ठीक है, तीसरे फैक्टर में आते हैं। आयनिक साइज हो गई हमारे पास, ठीक है, चार्ज हो गया। अब हम आते हैं ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज, तो ध्यान रखें कि जो स्टेबिलिटी है बच्चों, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ जो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस, ठीक है, विद इंक्रीज नंबर या क्वांटम नंबर, जो n वैल्यू, या हम ये कहें इंक्रीज वैल्यू ऑफ n, मतलब है पीरियड नंबर। समझ गए ना, मतलब ये है, सीधी सी बात है कि ग्रुप में नीचे की तरफ, मीन्स हम ये कहें कि मीन्स स्टेबिलिटी जो होगी बच्चों, ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन, ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी लगातार क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइज तो बढ़ती नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या बढ़ जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन,
डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो ऐसे में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे हम इसी में देखें CONH3 होल 6+3, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसका डेल्टा ओ की बात करूं तो ये होता है 2300 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कौन सी सीरीज में आता है? 3D सीरीज में, ठीक है। फिर इसी तरह से चलें हम, RH एक ही ग्रुप के मेंबर हैं ये, इस तरह से +3। यहाँ जो डेल्टा ओ होता है वो है 3900 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये कौन सा है? 4D सीरीज। और फिर आता है इरिडियम NH3 होल 6+3, और ये है डेल्टा ओ 41000 सेंटीमीटर इनवर्स, 5D सीरीज। तो आप देख रहे हैं कि पहली सीरीज से ज़्यादा दूसरे में, दूसरी तीसरी में लगातार CFSE बढ़ रही है। और ये मैंने आपको बताया है कि जब हम सीरीज में पहली से दूसरी में जाते हैं तो जो CFSE की वैल्यू है लगभग कितने % बढ़ जाती है बच्चों? 50%। और सेकंड से थर्ड में जब जाएंगे सीरीज में तो 25% और बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो पहला ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स ये है, तीसरा ये है। तो हम ये कहें कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो आप यही कहेंगे ना, पहले से ज़्यादा स्टेबल दूसरा, दूसरे से ज़्यादा तीसरा, इस तरह से। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, इस तरह से। यहाँ तक बात क्लियर है? ये हो गया बेसिक। फिर हम आ जाते हैं, नेक्स्ट आता है 4th नंबर में, और ये है बेसिक नेचर ऑफ लिगैंड, या हम इसी को बोल सकते हैं फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। समझ गए बच्चों कि लिगैंड का फील्ड स्ट्रेंथ या हम उसका बेसिक नेचर की बात करें तो एक मैंने आपको बताया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा उसका कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों? स्टेबल होगा। मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, समझ गए ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। जितनी ज़्यादा लिगैंड की स्ट्रेंथ, मतलब अगर आप देखें कि आयोडाइड तो इससे ज़्यादा, ब्रोमाइड तो इससे ज़्यादा स्टेबल, क्लोराइड की इससे ज़्यादा फ्लोराइड है, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर हम ये कहें कि H2 है, मैं सभी नहीं बना रहा हूँ, पर्टिकुलर कुछ, जैसे यहाँ अमोनिया है तो इससे ज़्यादा EN है, तो EN से ज़्यादा हम देखेंगे साइनाइड है, तो साइनाइड से ज़्यादा किसके हो जाएंगे? CO के कॉम्प्लेक्स। तो ये स्टेबिलिटी इस तरह से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बढ़ रही है बच्चों? स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। एक एग्जांपल से देख लो आप, K3FeCN होल 6 और K3FeF6, समझ गए ना, ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप इसका CFSE निकाल के देखोगे तो -2.0 क्या आएगा? डेल्टा ओ। जबकि इसका CFSE कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, तो ये 0 आएगा। तो जितना ज़्यादा निगेटिव वैल्यू, मीन्स यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आपको स्टेबिलिटी बतानी है तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ। जितना ज़्यादा निगेटिव डेल्टा ओ होगा उतना ही ज़्यादा, या हम यहाँ कहें कि बल्कि डेल्टा ओ ही लिख दूँ मैं, निगेटिव क्यों लगाऊं? ये है डेल्टा ओ। तो जितना ज़्यादा डेल्टा ओ आएगा बच्चों निगेटिव फॉर्म में, उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की। जैसे हम ये कहें कि ये है हमारे पास CO, ठीक है, CN होल 6 3- और एक कॉम्प्लेक्स है CO EN होल थ्राइस +3 और एक है CO NH3 होल 6+3 और यहाँ पर है COH2O होल 6+3। तो ये इनकी क्या है बच्चों? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। बात समझ गए अच्छी तरह से? इस तरह से
कि स्ट्रेंथ, जितना पावरफुल लिगैंड होगा उतना स्ट्रांगली मेटल आयन से जुड़ा होगा। और जो मेन फैक्टर है बच्चों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें, और ये है कीलेट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? कीलेट इफेक्ट। ठीक है, कि जो कीलेट इफेक्ट है इससे क्या ये है, तो ध्यान रखें कि स्टेबिलिटी, पहले तो मैं एक कीलेट बता दूं कि होते क्या हैं बच्चों। ठीक है, मतलब ये होते हैं कि कॉम्प्लेक्स विद कीलेटिंग लिगैंड्स, जानते हो ना कि कॉम्प्लेक्स विद कीलेटिंग लिगैंड्स, तो ये कहलाते हैं क्या बच्चों? कीलेट्स। कीलेट्स जो होते हैं, कीलेट कॉम्प्लेक्सेस और more stable than complexes formed by normal monodentate ligands। समझ गए बच्चों कि जितना ज्यादा क्या हो, कीलेट में लिगैंड जुड़े होंगे, कीलेटिंग लिगैंड जितने ज्यादा कीलेट में जुड़े होंगे उतना ही स्टेबल होगा। और इसी को बोला गया है क्या बच्चों? कीलेट इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? कीलेट इफेक्ट। तो यहां पर कीलेट इफेक्ट जो है, कीलेट, तो मैं ये कहूं कि अगर इसकी स्टेबिलिटी को देखना है ना, उसका रीजन भी मैं अभी बता दूंगा इसका, कि स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अगर इसकी पर्टिकुलर देखनी है तो नंबर ऑफ हेटेरो एटम इन कीलेट रिंग, किसमें देखना है आपको? इन कीलेट रिंग एंड ऑल्सो अनसैचुरेशन इन रिंग। जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा, जितना ज़्यादा कीलेट में नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स होंगे, कीलेट कॉम्प्लेक्स उतने ही स्टेबल होंगे। मीन्स अगर हम ये कहें कि ये है COEN होल थ्राइस प्लस 3, तो ये मोर स्टेबल देन CONH3 होल 6 प्लस 3। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर आप ये देखें कि ये है CO, देखो पहले तो मैं एक कीलेट बना के बता दूं कि किस तरह से कीलेट होते हैं और कीलेट रिंग क्या कहलाती है। एक कीलेट लेते हैं हम, जैसे ये है हमारे पास CO, ठीक है, डबल बॉन्ड ये है CH3, CH डबल बॉन्ड C, यहाँ है O और ये है CH3। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस तरह से ये एक कीलेट रिंग बन गई। तो इस कीलेट रिंग में ऐसी 3 जुड़ी होती हैं, मैं तीनों तो नहीं बना पाऊंगा ऐसे इस तरह से, लेकिन यहाँ ऐसे लिख दूं तो ये 3 होती हैं ऐसी। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है COAC होल थ्राइस, और यहाँ पे 0 चार्ज बचेगा। तो ये जो है ये वाली रिंग देख रहे हैं आप कि ये जो एटम है, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, ऐसे ये है 5वां और ये है 6वां, है ना। तो ये जो रिंग बनी इसको बोलते हैं क्या बच्चों? कीलेट रिंग। क्या है ये? कीलेट रिंग। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? कीलेट कॉम्प्लेक्स। समझ गए ना। तो ये, और अनसैचुरेट भी है, तो इसका मतलब है कि जितना, कितने कार्बन है कीलेट रिंग में, आप देख रहे हैं कि इसमें 6 मेंबर्ड है इस तरह से। तो ये काफी स्टेबल है। तो आप देखोगे कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें और एक कॉम्प्लेक्स है इसका, देखो यहाँ NH2 CH2 CH2 NH2, ये भी एक कीलेट कॉम्प्लेक्स है। और ऐसे इसमें कितने जुड़े होते हैं?
3, मतलब हम इसको लिखेंगे और प्लस 3, COEN होल थ्राइस प्लस 3। तो ये जो इसमें कीलेट रिंग है आप देखो इसमें, ठीक है बच्चों, ये कितनी है, 5 मेंबर्ड ये है। तो इसका मतलब है कि अगर हम स्टेबिलिटी की दोनों में कंपैरिजन करें तो COACAC एसिटाइल एसीटोनेटो मोर स्टेबल देन COEN होल थ्राइस। इस तरह से ये क्या होगा, इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से। तो यहां तक बात अच्छी तरह से समझ गए बच्चों कि स्टेबिलिटी अगर आपको देखना है तो कीलेट। अब आता है कि रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट्स। कीलेट इतने स्टेबल क्यों है बच्चों, समझ गए ना। तो इनकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, तो यहां पर अगर आप देखोगे कि कीलेट स्टेबिलिटी का रीजन जो है, और पहला होता है इसमें क्या, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, है ना। तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ मतलब कीलेट रिंग बॉन्डेड विद मेटल बाय 2, ठीक है। तो आप यहां देखते हैं कि जो कीलेट है, कीलेट लिगैंड जो होता है, कीलेट लिगैंड, ठीक है, बॉन्डेड विद मेटल, समझ गए बच्चों, मेटल आइन बाय 2 और मोर बॉन्ड्स, जो कि क्या करता है, विच प्रोवाइड थर्मल स्टेबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्स, समझ गए ना। तो पहला रीजन तो ये है कि आप देखते हैं कि एक ही मेटल में, जैसे अभी आपने देखा कि यहां पर एक ये O है ना, CH3 के थ्रू जुड़ा हुआ है, CH, यहां एक O, इस तरह से C, और यहां एक O ऐसे जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से ये डबल बॉन्ड बना रहा है, एक ही लिगैंड दो जगह से जुड़ रहा है। तो इस तरह से इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और दूसरा है बच्चों एंट्रोपी चेंज, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज, तो ड्यूरिंग, आप इसमें देखोगे कि ड्यूरिंग कीलेट फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यूरिंग कीलेट फॉर्मेशन एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोसेस, ठीक है, इज पॉजिटिव, becomes positive, which increase stability of complex। क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भी ज़्यादा डिसऑर्डर किसी प्रोसेस में आता है, सिस्टम उस डायरेक्शन में ज़्यादा चलेगा। जैसे हम ये कहें कि यह है CO का एक्वस के साथ इस तरह से कॉम्प्लेक्स वाटर मीडियम में, ठीक है, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे ही आपने इसमें EN यूज किया तो ये जाएगा, तो क्या करेगा, EN यहां पर इसको रख के और यहां से कितने H2O, 6 H2O लिबरेट कर देगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहां पर 4 पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है, और यहां देखो आप कितने हो गए, 7 मॉलिक्यूल। तो डेल्टा S जो है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव जहां भी होता है हम जानते हैं कि ऐसा प्रोसेस अपने आप चलेगा, मींस ये जो है ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस चलेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनने में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, इसके अलावा लिगैंड की मेटल के साथ स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे फैक्टर मिलके इनको क्या बनाते हैं बच्चों, स्टेबल बनाते हैं। और यही रीज़न है कि कॉम्प्लेक्स आर हाईली स्टेबल। और ध्यान रखें कि स्टेबिलिटी और भी देखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स,
जितनी ज़्यादा कीलेट रिंग्स उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होंगे बच्चों। मीन्स अगर हम ये कहें कि CONH3 होल 6 ये है +3, तो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा COENNH3 होल 4+3। ठीक है, इससे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा बच्चों, COEN का होल ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस +3, और इससे ज़्यादा स्टेबल होगा COEN का होल थ्राइस +3। तो इस तरह से किलेट में मतलब रिंग की साइज बढ़ने से, उसकी नंबर ऑफ किलेट रिंग बढ़ने से, ठीक है, उसमें अनसैचुरेशन बढ़ने से, इस तरह से किलेट जो है कॉम्प्लेक्स स्टेबल होने लगते हैं। तो इस तरह से स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस की बढ़ती है बच्चों। तो यहाँ तक बात अच्छी तरह समझ गए। तो ये था कुछ कॉम्प्लेक्स के बारे में, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में। अब इसी स्टेबिलिटी के बेस पर कॉम्प्लेक्सेस 2 टाइप के होते हैं बच्चों। ठीक है, टाइप्स ऑफ complexes on the basis of, ठीक है, स्टेबिलिटी। कि अगर हम स्टेबिलिटी के बेस पर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो आप देखोगे कि कॉम्प्लेक्स को 2 टाइप से दिया गया है। एक होते हैं बच्चों इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बहुत ही जल्दी लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे, ठीक है, तो जो बहुत जल्दी क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो एक एक करके बताता हूं मैं कि इस बेस पर 2 टाइप्स के हैं। पहला होता है इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए बच्चों, कौन से कॉम्प्लेक्स, इनर्ट, मतलब है कि कॉम्प्लेक्सेस which do not give, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन या लिगैंड सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन, लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्सेस वी डू नॉट गिव लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो लिगैंड सब्स्टिट्यूशन की, मान लो हम कहें कि ये है CO और ये है EN का होल थ्राइस +3 और आपने यहाँ 6 अमोनिया यूज किया, तो नो रिएक्शन। तो हम इसे कहेंगे एक प्रकार का क्या है, ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स, कि उसका EN हट नहीं रहा है जल्दी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखें कि जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बच्चों, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम D3 टू D6 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस, रुक जाना, यहां पर हम ये कहें कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस विद D3 टू 6, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, ये जो होते हैं, और सो इनर्ट नेचर। ऐसा क्यों हो सकता है बच्चों, की बिकॉज दे डू नॉट coordinated with incoming ligand, समझ गए ना, and not form transition state, कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें जो है d ऑर्बिटल क्या है बच्चों, जाए तो 3 हो या 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे में जो d ऑर्बिटल है ना, 3 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक की, उनमें किसी प्रकार की कोई ऑर्बिटल अंदर की T2G जो खाली नहीं रहती, ऐसे में ये मेटल आसानी से ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं करते, और यही रीजन है कि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि बच्चों 7, 8, 9, 10 अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने लगे इनसे, तो भी CFSE की वैल्यू भी डिक्रीज होने लगेगी, और इससे नीचे भी रहे तो भी CFSE की वैल्यू, मतलब D6
ठीक है, यहां पर आप देखोगे मैक्सिमम CFSE इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा एनर्जी वाले होंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इस समय, और D3 से लेकर D6 तक लगातार और बढ़ती ही जाएगी। तो ऐसे में कोई ऑर्बिटल भी खाली नहीं है और CFSE भी ज्यादा है। तो यही रीजन है कि अगर आप कहें कि D3 से लेके और D6 तक चलें तो जो CFSE है ना बच्चों, एक तो वो इंक्रीज हो रही है और मैक्सिमम हो जाएगी लो स्पिन में D6 में कंडीशन में, और ऐसे में कॉम्प्लेक्स लो जो है इनर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखते हैं, जैसे कि मैं कहूँ FeCN होल 6 3 माइनस, ठीक है, FeCN होल 6 4 माइनस, COCN होल 6 3 माइनस, ठीक है, CONH3 होल 6, ठीक है, +3। तो ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, ये इजी रिएक्शन नहीं करते। बात समझ गए ना। फिर हम आ जाते हैं लेवाइल कॉम्प्लेक्स। क्या बच्चों? लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस। लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्सेस गिव ठीक है विच आर गिव easily ligand substitution रिएक्शन। समझ गए ना कि ये बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, एंड लो स्पिन complexes, low spin complexes in which contain, देखो एक तो ये ध्यान रखना है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ये तो सभी क्या होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर लिवाइल। देखो जैसे लिखा है COF6 3 माइनस, अगर आपने यहाँ पर 6 अमोनिया ला दी तो तुरंत क्या होगा, CONH3 होल 6 3 प्लस और प्लस 6 फ्लोराइड निकल के बाहर हो गए। तो ये एक लिवाइल हो गया, जबकि ये क्या होगा बच्चों, इनर्ट हो गया। तो जितने भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो तो लिवाइल होती हैं। इसके अलावा, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कंटेन मिनिमम 1 d ऑर्बिटल वीकेंट, ठीक है, इन मेटल ऑफ मेटल atom also show लिवाइल नेचर। मतलब ऐसे डी ब्लॉक के, जैसे कि मान लो स्कैंडियम 3+ का हो गया, ठीक है, टाइटेनियम है ना, तो 3+ हो गए, या टाइटेनियम 4+ के कॉम्प्लेक्स हो गए। तो आप देखोगे कि ऐसे बेनीडियम 3+ में हो गए। कि अगर हम स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम मान लो H2O के साथ इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पर +3 स्टेट में तो आप देखोगे इसमें 3 d ऑर्बिटल खाली होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर +3, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल क्या है, टोटल वेकेंट हो, और अगर अंदर H2 चला भी जाए तो भी वेकेंट हो, तो इनमें लेवाइल नेचर आ जाता है। या हम ये कहें कि स्कैंडियम अगर अमोनिया के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना लेता है ऐसे, मतलब मैं यहाँ पर लो स्पिन की बात कर रहा हूँ चूंकि H2O के ये है, यहाँ पर ऐसे समझ लें, हालांकि यहाँ पर स्कैंडियम H2O होल 6 +3 हो, या स्कैंडियम NH3 होल 6 +3 हो, ये दोनों लो स्पिन है। और इनमें देखोगे 3 जो है d ऑर्बिटल क्या होती हैं बच्चों,
वीकेंट होती है इस तरह से। तो ये भी एक लीवाइल कॉम्प्लेक्स है, और इसीलिए क्यों, क्योंकि उनकी जो वेकेंट ऑर्बिटल हैं वो लिगेंड के साथ जल्दी जुड़ जाती हैं लोन पेयर लेके, और फिर दूसरा लिगेंड हटा देता है उसको। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स की हमने क्या देखी बच्चों, स्टेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से रिलेटेड मैटर। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।